आज हम लिटरेचर्स यानी हिंदी लिटरेचर के ग्रामर के विषय में पढ़ेंगे। ग्रामर या व्याकरण, हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उस भाषा के हम व्याकरण को समझ सकें, और व्याकरण को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि व्याकरण में जो विभिन्न चीज़ें आई हैं और जो अलग अलग चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं उनके बारे में हमें क्लियर चीज़ें पता हो। आज हम इस कड़ी में पढ़ेंगे विशेषण के विषय में। विशेषण के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि विशेषण के भागों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आजकल स्टूडेंट्स में है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आपको विशेषण के विषय में ही बताऊं, क्योंकि कहीं हम पढ़ते हैं विशेषण के 4 भाग हैं, कहीं हम पढ़ते हैं विशेषण के 6 भाग हैं, कहीं हम विशेषण के 8 भाग पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग भाग और अलग अलग तरह के कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए हम आज अपना वीडियो विशेषण को लेके स्टार्ट करते हैं। शैल वी स्टार्ट? तो विशेषण, उसकी परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरणों के माध्यम से हम आज विशेषण को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आप ये क्लास एंजॉय करेंगे। पहले हम विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की अगर सामान्य परिभाषा किसी भी बच्चे से हम पूछे तो एक लाइन में हमें उत्तर मिलता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। विशेषता का मतलब सिर्फ हम एक पॉजिटिव अप्रोच से लेते हैं, एक सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं, जबकि यह सही नहीं है कि हम विशेषण में सिर्फ सकारात्मक पक्षों को लेते हैं। अगर हम कहें अच्छा लड़का तो वो एक विशेषता है, लेकिन अगर हम बुरा लड़का कहें तो वह भी तो विशेषता है। तो क्या वो विशेषण, लेकिन वह विशेषण पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से नहीं है, वह क्या है, एक हीनता का बोधक करता है। तो आज हम शुद्ध रूप से विशेषण को यदि परिभाषित करें तो कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा हीनता बताए वह विशेषण कहलाता है। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण के साथ गुण या दोष दोनों को ही बताए वह जो है विशेषण कहलाता है। और ये संज्ञा और सर्वनाम जिनके हम गुण या दोष की बात कर रहे हैं, ये शब्द हमारे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हम 2 वाक्यों के माध्यम से हम देखेंगे इन्हें। अच्छा व्यक्ति सभी जगह सम्मान पाता है। व्यक्ति की विशेषता है कि वह अच्छा है। अच्छा विशेषण हो गया और व्यक्ति विशेष्य हो गया। उसी प्रकार बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। बुरा विशेषण हो गया और आदमी विशेष्य हो गया। आदमी कैसा है, अच्छा या बुरा, तो ये अच्छा और बुरा दोनों ही विशेषण हो गए, भले ही वो विशेषता गुण को बता रहे हों या दोष को बता रहे हों। मतलब आवश्यक नहीं है कि हमेशा, अब विशेषण के जब हम अलग अलग प्रकारों की बात करते हैं तो यह जो विशेषण की यानी ये जो गुण दोष की हम बात कर रहे हैं, इन गुण दोषों के आधार पर ही हम विशेषण के विभिन्न प्रकारों को निर्धारित करते हैं। जैसे यदि हम संख्या की बात कर लें तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कहीं संख्याओं के माध्यम से किसी विशेष की विशेषता बताई जा रही हो वह संख्यावाचक विशेषण, कहीं मात्रा के आधार से बताई जा रही हो तो परिमाणवाचक विशेषण, या कहीं सार्वनामिक रूप से बताई जा रही हो। आगे हम इन सारी विशेषताओं के आधार पर विशेषण के अलग अलग प्रकार या भेद को जानेंगे। विशेष इस प्रकार अगर मुख्य रूप से हम विशेषण के प्रकारों को देखते हैं, जो सामान्य रूप से एक सभी लोगों को ज्ञात है या समान रूप से हर जगह मान्य है, वह है विशेषण की 4 जो प्रमुख भाग हैं। मैंने पहले भी बताया कि 6 और 8 भी हैं, तो अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको आगे वो डिटेल में बताऊंगी कि वो 6 और 8 का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले हम उसके प्रमुख जो 4 विभाग हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, नाम से ही हमें पता चल गया गुण, यानी कि किसी का गुण हो, दोष हो, आकार, अवस्था, ये अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उनके आधार पर जब हम किसी की विशेषता की बात करते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें गुणवाचक विशेषण को, तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद
इन सारी चीज़ों का बोध कराएं, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये सब क्या है? गुण हैं, विशेषताएं हैं। अगर इस हिसाब से हम देखें तो बहुत सारी गुणवाचक विशेषण में बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो हम इन्हें अगर थोड़े छोटे में करके बताएं तो गुण का बोध कराने वाला, जैसे अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट, इन चीज़ों को हम वाक्यों में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं कि अच्छा बालक, भला व्यक्ति, सुंदर लड़की, श्रेष्ठ व्यक्ति, शिष्ट व्यवहार। तो अलग अलग चीज़ों को हम इस प्रकार से, या दोष का बोध कराने वाले, बुरा, खराब, उद्दंड, जहरीला, रंग का बोध कराने वाले, काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, जैसे काला घोड़ा, गोरा लड़का, पीली साड़ी। काल यानी समय का बोध कराने वाले, काल के बोध में जब हम गुणवाचक का विशेषण का प्रयोग करते हैं तो यह कहीं ना कहीं समय को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। काल अर्थात समय, जैसे प्राचीन मंदिर, पुराना घर, नवीन पुस्तक, क्षणिक प्रसन्नता। स्थान बोधक यानी जहाँ पे हम स्थान की बात करते हैं। अब यही विशेषण आगे आपको चल के एक और रूप में सामने आएगा, पर अभी हम जान लेते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण का एक हिस्सा है, कि जिसमें हम चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी वगैरह प्रयोग करते हैं। गंध बोधक यानी जहाँ पे हम किसी सुगंध या किसी प्रकार के गंध की बात करते हैं, महक की बात करते हैं। दिशाओं का बोध कराने वाले, अवस्था का बोध कराने वाले, या दशा का, जैसे दशा क्या, हमारी कौन सी अवस्था है, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कैसे हैं, तो इस दशा का बोध कराने वाली स्थिति। आकार का बोध कराने वाली, जैसे मोटा लड़का, छोटा बालक, लंबा आदमी इत्यादि। स्पर्श का बोध यानी किसी वस्तु को स्पर्श करके जो हमें उसकी विशेषता का ज्ञान होता है, जैसे कोमल शॉल, कठोर धरातल, मखमली दुपट्टा। स्वाद बोधक जिसमें हमें स्वाद की, स्वादेंद्रियों के माध्यम से हम किसी विशेषता को बताएं, जैसे खट्टा अमरूद या खट्टा नींबू, मीठा आम, कसैला करेला, नमकीन नमकीन। ये अलग अलग जो स्वाद हैं ये भी हमें विशेषताओं के माध्यम से पता चलते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में अब हमने जान लिया कि ये अलग अलग प्रकार हैं, यानी इतना विस्तृत रूप है जो गुणवाचक में आता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी होता है कि विशेषण में कुछ खास विशेषण कुछ खास विशेष्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और इनका प्रयोग उस शब्द के प्रयोग को हमें कभी कभी बहुत ही मज़ेदार बना देता है। जैसे यदि हम गर्मी की दोपहरों की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इस चिलचिलाती धूप में निकलना मुश्किल है। अब या फिर मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद हैं, या शालू के बाल बलखाती नागिन जैसे हैं। तो अब यहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुआ चिलचिलाती, ये सिर्फ धूप के लिए एक विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है, या लाल लाल ये टमाटर के लिए प्रयोग हुआ है, बलखाती नागिन जैसा बालों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। तो ये किसी खास पद के लिए प्रयोग किए गए विशेषण हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को पदवाचक विशेषण कहा जाता है। हम विशेषण के अगले भाग पे आते हैं, संख्यावाचक। पहला विशेषण हमारा हो गया गुणवाचक, दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमें पहले ही नाम से पता चलता है कि ऐसा विशेषण जो संख्याओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत है, अर्थात जो विशेषण अपने विशेष्य को निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए, विशेष्य की निश्चित या निश्चित संख्या का बोध कराने वाला विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब निश्चित और अनिश्चित संख्याओं में भी, जैसे उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं तो 5 लड़के एक निश्चित संख्या है कि वह 5 है, लेकिन इस कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक गए। अब कुछ शब्द है तो संख्यावाचक लेकिन अनिश्चितता का बोधक है। अब संख्यावाचक विशेषण को भी हम उसके अलग अलग रूपों के आधार पे कई क्रम में समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि जो शब्द होते हैं ये संख्यावाचक विशेषण में, पहला हम ले लेते हैं गणना। गणना शब्द से ही तात्पर्य होता है गिनती, यानी वह विशेष की साधारण संख्या या गिनती को बताता है। मतलब सामान्य रूप से गिनती को बताने वाला, गणना को बताने वाला जो विशेषण होता है वह गणना
वाचक विशेषण कहलाता है। ठीक, गणना संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसमें भी दो प्रकार हो जाते हैं। जब हम गणनाएं करते हैं तो कभी कभी पूर्णांक में गणनाएं होती हैं, कभी कभी अपूर्णांक में गणनाएं होती हैं। तो जो पूर्ण संख्या, जिस गणना के माध्यम से, यानी जो विशेषण हमें पूर्ण संख्या का बोध कराते हैं, वहाँ पे पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण जैसे कि 4 छात्र हैं, 8 लड़कियां हैं, 20 बच्चे हैं, तो ये एक पूर्णांक संख्या है, अपने आप में पूरी संख्या है। दूसरा अपूर्णांक, यानी जो पूरी संख्या नहीं है। जैसे विशेषण का प्रयोग ऐसी जगहों पे होता है, जैसे 1.25 रुपये या 2.5 किलोमीटर जाना है, तो 2.5 शब्द क्या है, पूरा नहीं है। 1.25 रुपये पूरा नहीं है। या 1.25 किलो चीनी दीजिए, तो अब 1.25 किलो जो है क्या है, ये 1.25 शब्द क्या है, पूरा नहीं है। वो 1 और 1/4 यानी 1 and 1/4 को इंडिकेट करता है। एक पूरा संख्या ना होने के नाते यहाँ पे ये अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसका दूसरा प्रकार है जो क्रम को, यानी क्रमात्मक संख्याओं को बताने वाला है। जैसे ऐसे विशेषण जिनसे विशेष के क्रम का पता चलता है। ठीक है, कि वह कहाँ पे है। जैसे पहली कक्षा का छात्र, तो अब पहली जो है ये एक क्रम बता रहा है कि वो पहली है। या दूसरा लड़का, तो दूसरा क्या है, क्रम को बताने वाला है। तो इसके प्रयोग की विशेषता ये होती है कि यह हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण का आवृत्तिवाचक। आवृत्ति के बात से ही हमें चलता है, यानी कई बार जब चीज़ें आती हैं हमारे सामने, यानी किसी इकाई का कई बार आना आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो जब विशेष में किसी इकाई की आवृत्ति की संख्या बताता है, यानी वह विशेषण जो विशेष की आवृत्ति की संख्या बताता है, वह आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे क्लास में आज ये दुगुने छात्र कहाँ से आ गए, या इस दवा के तो 2.5 गुना लाभ प्राप्त हो गए। तो 2.5 गुना लाभ जो है, या मतलब ये 2.5 गुना लाभ, दुगुना छात्र, ये सब जो हैं ये क्या है, एक चीज़ की आवृत्ति एक से अधिक, एक से दूसरी बार हो गई तो वो दुगुना हो गया, एक से 2 बार और आधी बार और हो गई तो वो 2.5 गुना हो गया, या तिगुना, 4 गुना। इस तरह के जब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं विशेषण के रूप में, तो वहाँ पे आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण होता है। चौथा प्रकार है संग्रहवाचक, यानी हमें पता है संग्रह मतलब एकत्रीकरण, यानी चीज़ों का इकट्ठा हो जाना। जैसे चारों, जब विशेष को हम इकाइयों का, विशेष की विशेषता जिस विशेषण से बता रहे हैं वो इकाइयों का संग्रह करके बता रही हो। जैसे चारों आदमी कहाँ है, तो अब ये चारों आदमी, ये क्या हो गया, आदमी है और चारों, एक इकट्ठा एकत्रीकरण हो गया 4 लोगों का एक स्थान पे। 8 पुस्तकें रख दो, तो या 8 पुस्तकें, 8 क्या हो गया, पुस्तकों का एकत्रीकरण हो गया, यानी इकाइयों का यहाँ पे संग्रह कर दिया गया, तो इसे संग्रह संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा है समुदाय। अब यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे वस्तु की सामुदायिक संख्या को व्यक्त करता है। विशेषण जो है वो वस्तु की सामुदायिक संख्या को करता है, स्पष्ट करता है। जैसे सामान्य रूप से कुछ वस्तुएं हम खरीदते हैं, जैसे केले हम दर्जन में खरीदते हैं, तो हम कहें या कि 2 दर्जन केले, तो 2 दर्जन केले। अब ये दर्जन क्या है, एक सामुदायिक संख्या है, और 2 दर्जन केले, तो ये समुदायवाचक विशेषण हो गया। एक जोड़ी चप्पल, चप्पल क्या है, जुड़वा, 2 एक साथ आती है और उसे जोड़ी कहते हैं, तो एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी क्या हो गया, उस चप्पल की विशेषता हो गई। ये क्या हो गया, समुदाय संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे है, अभी तक हमने कई प्रकार पढ़े। अब कभी कभी हम देखते हैं कि निश्चित संख्याएं भी अनिश्चितता को बता देती हैं। निश्चित संख्याओं के आगे पीछे हम कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ देते हैं
जिससे वो निश्चित ना हो कि कहीं ना कहीं अनिश्चितता का बोध कराने लगती हैं। तो जब ऐसे शब्दों, ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग हो जहाँ निश्चित संख्या के आगे कुछ लगकर उसे अनिश्चय संख्या में बदल दे रहा हो, तो ऐसे विशेषण को अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण लें कि उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। 1000 तो एक निश्चित संख्या है, लेकिन जब उसके समक्ष हमने क्या लगा दिया, एक शब्द लगभग, तो वो क्या हो गया, वो निश्चितता की जगह अनिश्चितता का बोधक हो गया कि यह निश्चित नहीं है। ठीक है। उसके अतिरिक्त अब जैसे एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, मुझे 1000-2000 रुपए दे दो। अब 1000 तो निश्चित है और 2000 भी निश्चित है, लेकिन 1000-2000 दे दो तो अब इनके बीच में एक अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। ठीक है। कभी कभी होता है कि संख्याओं में बहुत्व यानी अधिकता ज़्यादा कई बार होने के कारण हम उनमें ओ जोड़ देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे भी अनिश्चितता, अनिश्चित संख्या की जैसा दिखने लगता है, प्रतीत होने लगता है कि यह एक अनिश्चित संख्या है। जैसे कि हम कहें कि वह सालों बाद, अभी एक आपके पास समक्ष उदाहरण है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। अब साल मतलब 1 वर्ष, लेकिन हमने सालों कह दिया तो अब ये वर्ष है कि 1 वर्ष है, 2 वर्ष, 1 वर्ष से तो ज़्यादा हो गया क्योंकि सालों हैं, लेकिन वह 2 है, 2 से अधिक कितना है, इसकी निश्चितता का बोध हमें नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ ओ का प्रयोग करके क्या कर दिया गया, विशेषण को, एक निश्चित विशेषण को, निश्चित संख्यावाची विशेषण को अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में परिवर्तित कर दिया गया। या एक अगला उदाहरण हम एक ले लेते हैं और कि वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे करोड़ तो हमें पता है कि निश्चित है कि 100 लाख लोग हो गए तो करोड़ हो गए, लेकिन अब करोड़ों यानी अब ये 100 लाख के ऊपर कितने 100 लाख हैं इनका हमें पता नहीं। तो करोड़ निश्चित, लेकिन करोड़ों होते ही वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो यह भी यहाँ पे एक सिर्फ ओ के प्रयोग से हमने एक निश्चित संख्यावाची विशेषण को अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में परिवर्तित होते देखा है। अगला है आपका तीसरा विशेषण का प्रमुख भाग, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि परिमाण और परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट और परिमाण मतलब क्वांटिटी, यानी यहाँ हम मात्रा की बात कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वह विशेषण जो अपने विशेष्य को निश्चित व अनिश्चित मात्रा यानी विशेष्यकों की निश्चित अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाला, निश्चित अनिश्चित क्वांटिटी का, यानी हमें श्योर है कि ये क्वांटिटी है, या हमें कंफ्यूज मतलब हम एक होता है ना कि बीच की स्थिति है कि हम श्योर है नहीं है कि मे बी इतना हो सकता है। ये मे बी वाली जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में भी बात है कि इतनी क्वांटिटी है या मे बी इतना हो सकता है। तो निश्चित और अनिश्चित मात्रा का जो बोध कराते हैं ऐसे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इस विशेषण का एकमात्र जो है वो विशेष्य जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे द्रव्य मतलब वस्तुएं जिनमें आती हैं। ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अब थोड़ा शब्द जो है वो क्या है, आपको पता चल गया कि मात्रा दूध की निश्चित नहीं है। अब थोड़ा कितना भी हो सकता है, वो पाव भर हो सकता है, वो 1 लीटर हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा क्या कहते हैं भाई, छोटे बच्चे के लिए थोड़ा हो सकता है 2-3 चम्मच ही थोड़ा हो, किसी बड़े के लिए थोड़ा मतलब पाव भर भी हो सकता है। तो ये थोड़ा निश्चित नहीं है। ठीक है। ये एक निश्चित मात्रा को नहीं बता रहा है। वहीं जैसे हम कह दें कि अब एक अगला उदाहरण है, हमारा बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, यानी 400 kg। तो अब 400 किलो या 4 क्विंटल एक निश्चित मात्रा है, एक निश्चित परिमाण को बता रहा है कि हमें चावल क्या है, एक निश्चित परिमाण में चाहिए। तो ये 400 क्या हो गया, 4 क्विंटल चावल, ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक, और थोड़ा दूध अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। अब कभी कभी जो होता है परिमाणवाचक से भिन्न संज्ञा शब्द भी परिमाणवाचक की प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो अब चुल्लू जो शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, लेकिन चुल्लू भर क्या हो गया, वो परिमाण को बताने वाला हो गया। ठीक है। तो
या एक नया उदाहरण है कि कभी कभी संख्यावाचक भी हो जाता है, परिमाणवाचक की तरह प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हमने लिया है कि उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया। अब घड़ों पानी पड़ना, वैसे आप जानते हैं कि आपको मुहावरे में हमने पहले बताया हुआ होगा या आपने पढ़ा होगा, घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदगी आना। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे एक वाक्य की तरह देखें तो घड़ों पानी पड़ना, घड़ा शब्द एक घड़े पानी के लिए अगर हम प्रयोग करते तो यह क्या होता, निश्चित संख्यावाचक हो जाता। लेकिन हमने घड़ों पानी कह दिया तो ये परिमाण में बदल गया। ठीक है, तो ये कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें संज्ञा और संख्यावाचक भी परिमाणवाचक में कुछ खास प्रयोगों से बदल जाते हैं। ठीक है, हमारा चौथा प्रमुख जो भाग है विशेषण का वो है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है कि सर्वनाम पद का प्रयोग विशेषण की तरह हो रहा है। ठीक है, अब विशेष और विशेषण, आप जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। जब हम विशेषण किसी भी विशेष्य को, विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम को सीमित करता है, यदि आप कहिए लड़का, तो हम लड़के के विषय में बहुत कुछ सोच सकते हैं, कैसा भी लड़का सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहें बुद्धिमान लड़का, तो अब क्या हो गया, विशेषण का प्रयोग होते ही वह विशेष से सीमित हो गया, एक निश्चित क्षेत्र को बताने लगा कि हम उन्हीं बालकों के विषय में विचार करेंगे जो बुद्धिमान है। मतलब बेवकूफ़ों के बारे में विचार नहीं करेंगे, जो बच्चे काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले, हम उन सबको छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा एक निश्चित टारगेट हो गया, हमारा एक निश्चित लक्ष्य हो गया बुद्धिमान। तो विशेषण जो होता है वो हमेशा विशेष्य के विस्तार को संकुचित करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब जैसे हम एक, लेकिन जब सार्वनामिक विशेषण की हम बात करें, ठीक है, तो जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप, मौलिक यानी जो शुद्ध रूप होता है और यौगिक यानी मिला जुला रूप, ठीक है, तो जब सर्वनाम का शुद्ध या मिला जुला रूप किसी संज्ञा के पहले आके, ठीक है, आप अभी तक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या दोष को बताने वाला विशेषण था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि संज्ञा के पहले, ठीक है, कोई सर्वनाम शब्द अपने मौलिक या यौगिक रूप में आकर उसके क्षेत्र को सीमित करे। आपको समझना पड़ेगा कि हर सर्वनाम, क्योंकि आपने इसके पहले निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जब वह सर्वनाम शब्द संज्ञा के विस्तार को सीमित कर रहा हो, एक निश्चित क्षेत्र में लाके छोड़ रहा हो, तब वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। वो सर्वनाम हो न हो के सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे स्पष्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम निश्चयवाचक सर्वनाम को लेके जानते हैं, जैसे कि यह गाय, तो यह गाय, ये क्या होता है, गाय संज्ञा है, लेकिन यह गाय करते हुए क्या होता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है कि गाय के लिए कि निश्चित है यही गाय की बात की जा रही है, या वह आदमी, ठीक है। लेकिन अब यह गाय, वह आदमी निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण क्या है। अब अगर हम कहते हैं कि यह गाय बहुत दूध देती है, तो एक निश्चित गाय की बात हो रही है कि यही गाय है जो बहुत दूध दे रही है, तो यहाँ पे यह जो है वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। या वह आदमी बड़ा मेहनती है, वह जो हो गया, क्या हो गया, आदमी क्या है, मेहनती है। अब वह एक पर्टिकुलर आदमी की बात होगी कि वही आदमी है जो बहुत मेहनती है, तो वह उस आदमी के लिए क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। एक सीमित कर दिया उसने उस संज्ञा को, आदमी रूपी संज्ञा को उसने सीमित कर दिया कि एक निश्चित आदमी पर ही आके वह रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें यह वह क्या है, आगे हम कुछ और भी उदाहरण है कि वह गधा भागा जा रहा है, जैसा काम वैसा ही दाम, यही तो नियम है, या जितना आमद है उतना ही खर्च भी करो। तो अब यहाँ पे जितना आमद है मतलब आमदनी कितनी है, जितना है, जितना शब्द यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण की तरह प्रयुक्त हो गया। जैसा काम, तो अब ऐसी चीज़ें, काम की विशेषता जैसा हो गई, ठीक है। यानी हम देखते हैं कि जब सार्वनामिक शब्द आके, सर्वनाम शब्द आके संज्ञा के विस्तार को सीमित करते हैं, उसके क्षेत्र को सीमित करते हैं,
तब वह सर्वनाम न रह के क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। ठीक है, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अभी तक हमने ये 4 प्रमुख जो विशेषण के प्रमुख भाग हैं उनको पढ़ा है। आगे हम कभी कभी जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं हम उन्हें आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर हमने 4 प्रमुख भाग लिखे हैं, उसके नीचे वो 4 भाग और लिखे हैं जो आपको शायद अलग अलग पुस्तकों में या अलग अलग जगहों में विशेषण के भाग के रूप में दिए जाते हैं, और उन्हें लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न होता है कि ये व्यक्तिवाचक विशेषण भी है, प्रश्नवाचक विशेषण भी है, तुलनात्मक बोधक है, संबंधवाचक है। ये तो आपने बताया नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण, यह गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आता है। कहीं कहीं विशेष परिस्थितियों में ये आपको दिखता है। ये सारे विशेषण जो हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब प्रश्नवाचक में कभी वो संख्यावाचक, मतलब ये जो आपके 4 के चारों विशेषण दिख रहे हैं आपको अलग से, ये 4 विशेषण व्यक्तिवाचक, प्रश्नवाचक, तुलनाबोधक और संबंधवाचक, ये उपरोक्त 4 विशेषणों के अंदर के ही भाग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए किन्हीं किन्हीं किताबों में इन्हें अलग विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया है। हम आपको इनको इन शॉर्ट समझा देते हैं। पहला हमारा आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। बहुत सिंपल है, जैसे आपने अभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी है ना, तो बस वही व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, जब उससे हम किसी विशेषण शब्द का निर्माण कर दें, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जब हम उस विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। एग्जैक्टली यह गुणवाचक विशेषण का के अंदर का एक हिस्सा है, ये कोई अलग से विशेषण नहीं है। बस मैंने कहा ना कि परिस्थितिवश चूँकि बच्चे समझते नहीं हैं, इसलिए इन्हें कुछ कुछ किताबों में अलग विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि विशेषण के कितने भाग हैं। 100% आप जो समझिए कि 4 ही प्रमुख भाग हैं, ये 4 आपको अलग अलग विशेषण में अलग अलग स्थानों पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, जब उनसे हम विशेषण शब्दों का निर्माण कर दें तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे लखनऊ क्या है, एक शहर है और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप जानते हैं। लेकिन अगर हम कहें किसी से कि आपका यह लखनवी अंदाज मुझे पसंद आया, अब लखनऊ से वो लखनवी हो गया और ये लखनवी क्या हो गया, विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ। ठीक है, या हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं। अब आपको पता है कि जयपुर एक शहर है और यह क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जयपुरी मिठाई ये क्या हो गया, विशेषण में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जयपुरी शब्द एक व्यक्तिवाचक विशेषण की तरह लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये क्या है, गुणवाचक विशेषण का एक भाग ही है। ठीक है, दूसरा है आपका संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, अब संबंध सीधी सी बात है, जब हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है, एक वस्तु का या व्यक्ति का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति से जोड़ते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग के साथ सामान्यतः मैंने कहा ये सारी चीज़ें सिर्फ एक निश्चित कंडीशंस को, ये 4 के चारों जो विशेषण हैं कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही आपके सामने आएंगे। ठीक है, इसीलिए इनको विशेषण के प्रमुख भागों में स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, तो संबंधवाचक विशेषण को जब हम देखते हैं तो क्या है, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ से बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम ज्वालामुखी के विषय में जानते हैं, तो अब ज्वालामुखी की सतह का संबंध बताया जाए कि उसकी भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है बाहरी सतह की अपेक्षा, तो अब यहाँ पे हमने अपेक्षा का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ कह दिया कि ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, यानी यहाँ पे संबंध को बता दिया गया उसकी सतह के। ठीक है, अगला है हमारा आपका तुलनाबोधक विशेषण। ठीक है, तो ये जो तुलनाबोधक विशेषण का प्रयोग है, यहाँ पे जब शब्द से स्पष्ट है कि जब दो शब्दों से जब शब्दों के द्वारा दो वस्तुओं की परस्पर हम तुलना करते हैं, यानी हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, तो उसे तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे
राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। अब राम और सुरेश की तुलना की जा रही है किसके माध्यम से? सुंदरता के माध्यम से, ठीक है। ये क्या है तो ये गुणवाचक विशेषण ना, लेकिन तुलना की गई इसलिए से तुलनात्मक बोधक विशेषण कहा जाने लगा। या जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। तो निडर क्या है? एक गुण है। निडरता एक व्यक्ति के अंदर का भाव है। तो अब कल को कोई कहे ये भाववाचक विशेषण हो गया, नहीं, आपको समझना होगा कि तुलना की जा रही है लेकिन है ये एक गुण की ही बात, ठीक है। तो यहाँ पे जिंदगी में शेर की भांति निडर रहने के लिए क्या किया जा रहा है? दो लोगों के जीवन, एक व्यक्ति के जीवन की तुलना शेर के साहस के साथ की जा रही है, निडरता के साथ की जा रही है। तो आप सामान्य रूप से इसे तुलना बोधक विशेषण के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा उदाहरण भी देख लीजिए कि सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। तो अब सभी महासागरों से प्रशांत महासागर की तुलना हो गई, लेकिन हमें पता है विशालतम यानी हम बड़े होने की तुलना कर रहे हैं, ये भी गुण है ना। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो अलग अलग चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं। एक अंतिम जो चौथा आपका है प्रश्नवाचक विशेषण की बात हम कर लेते हैं। तो प्रश्नवाचक विशेषण मैंने कहा ना कि साहित्य की, हमारे हिंदी साहित्य की सबसे अच्छी विशेषता यही होती कि आधी चीज़ें उनके शब्दों में ही, आधा परिभाषा तो हम शब्दों से ही ढूंढ लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा विशेषण होगा जिसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जानने के लिए प्रयोग करने के लिए जब प्रश्नवाचक शब्दों का हम प्रयोग करें, यानी प्रश्नवाचक शब्दों का हम विशेषण की तरह जब प्रयोग करते हैं तो वो प्रश्नवाचक विशेषण होता है। सामान्यतः अब जैसे आप उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था। अब कौन क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वो विशेषण की तरह प्रयोग हुआ, ठीक है, कि आने वाला कौन था, उस आने वाले की विशेषता। अब ये पूछने के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक विशेषण। या तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, अब वस्तु की विशेषता कौन, प्रश्नवाचक शब्द से पूछी जा रही है, तो यहाँ पे हमारे सामने ये प्रश्नवाचक विशेषण हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि विशेषण के 4 प्रमुख भाग हैं और 4 ऐसे भाग हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पे आप विशेषण के भाग के रूप में पढ़ते हैं, पर वह कहीं ना कहीं उन्हीं चारों विशेषण के अंदर समाहित हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स विशेषण को लेके ख़त्म हो गए होंगे और आप अपने इस विशेषण के स्टडी को ऐसे ही एंजॉय करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।